हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने जो एचएससी सीईटी का जो बैच स्टार्ट किया हुआ था उसकी आपकी 2 यूनिट्स रहती हैं। बाकी सिलेबस हमने लगभग सारा कवर कर दिया है, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस था वो। और उसी सीरीज़ में हम जो ये 2 यूनिट रहती हैं उनको अब कवर करेंगे। आपकी क्लास हम थोड़ा-सा कुछ काम में बिज़ी थे इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अभी 2 यूनिट रहती है तो वो हो जाएँगी आपकी ईज़िली कवर। 1 यूनिट हम आज कर देंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको हम कंप्लीट कवर कर देंगे। और जो आपकी इनकम टैक्स की जो यूनिट है वो भी आपको 2-3 दिन में उसकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगी। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो है सिलेबस क्या क्या है। देखो, इसमें हमारे एक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड एक्ट्स, जो कि जिसमें फैक्ट्री एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 है। और इन सभी एक्ट्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इन एक्ट्स से रिलेटेड, वो सारे आज की इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो इससे पहले ही हम पहले एक बार ये मीनिंग देख लेते हैं कि जो हमारी ये यूनिट है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मतलब होता है। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। वैसे तो देखो, इंडस्ट्रीज में कौन होते हैं, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, तो उनके बीच में रिलेशन, इनकी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिलेशंस हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देना है, उनको वेज देनी है, तो उनसे रिलेटेड, और उन्हीं से रिलेटेड फिर हम इसमें एक्ट्स पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें हम जो कंपनसेशन एक्ट है, वेज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, वो सारे क्या है, वो इंडस्ट्रीज में रिलेशनशिप कैसी है। रिलेशनशिप का मतलब है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कैसी है। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो वो फैक्ट्री के ओनर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो कौन होंगे, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय जो है उनमें काम करने वाले वर्कर्स, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन वो बताती है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इन ए ब्रॉडर सेंस द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनियंस, स्टेट एंड यूनियंस, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। क्योंकि देखो, सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन नहीं, बल्कि जो यूनियंस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप। यूनियंस क्या होती है, ट्रेड यूनियंस, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज मिलकर अपनी एक यूनियन बना लेते हैं और वो फिर यूनियन जो है वो सारे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि कोई कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी उनके साथ गलत ट्रीट किया जाता है उनके काम के ड्यूरिंग, तो उस टाइम पे उनके सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जो है वो कौन करती है, ट्रेड यूनियंस। तो उन यूनियंस के बीच में रिलेशनशिप, जो स्टेट और यूनियन के बीच में, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट और जो यूनियन है उनके बीच में रिलेशनशिप, और जो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट उनके बीच में भी रिलेशनशिप, इन सबको डिनोट करता है ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप वर्ड। ठीक है, तो रिलेशन फॉर ऑल दोज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज में बी नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि जो भी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, जो भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, उनके साथ जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रीज के साथ, उन सब के बीच में रिलेशनशिप। और जो इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को डिफाइन किया है कि या तो स्टेट और एम्प्लॉयर के बीच में, या वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम ट्रेड यूनियंस बोलते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप, उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो क्यों जरूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्यों जरूरी है, ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके वर्कर्स और मैनेजमेंट में, ताकि दोनों के बीच में साउंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, झगड़े ना हो, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, यानी कि जो मैनेजर्स हैं टॉप लेवल, उनके बीच में, वर्कर्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके, दोनों सपोर्ट कर सके, दोनों आपस में एक दूसरे को, एम्प्लॉय भी अपने मैनेजर्स को सपोर्ट कर सके और मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉय को। टू एंश्योर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, अवॉइड इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े जो होते हैं उनको दूर किया जा सके, ताकि वो, उसके लिए जरूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन। दूसरा जो है वर्कर्स के इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए, कि वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए जरूरी है। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए भी जरूरी है अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन। अनहेल्दी और अनएथिकल एटमोस्फेयर ना हो इंडस्ट्री में, यानी कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो इंडस्ट्रीज में। इसीलिए जो ये इतने सारे एक्ट बनाए गए हैं, ताकि जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा जा सके, ताकि ये कुछ भी चीजें गलत ना हो, कुछ अनएथिकल ना हो, सबका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स पार्टिसिपेट करे काम करने में, वो उसको अपना ही काम समझ के करे। वो अपना काम समझ के तभी करेंगे ना जब अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन होगा, और वो रिलेशनशिप मेंटेन कौन करवाएगा, ये सारे इंडस्ट्रियल एक्ट्स जो हैं हमारे, ये करवाएंगे, क्योंकि वैसे तो कोई नहीं करता। लीगल जब बाइंडिंग हो जाती है, जब एम्प्लॉयर भी अपने आप करता है उनको फॉलो, और एम्प्लॉयज भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम देख लेते हैं अब जो हमारे एक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो आपको ये याद भी रखना, 1948 है, ये पास बाय पार्लियामेंट इन 1948। और जो इस एक्ट में जो है वो
4 बार अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक। कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है इन फैक्ट्रीज एक्ट में? 4 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। आपको ये याद रखना है कब हुई अमेंडमेंट। 1951 में हुई, फिर 1960 में हुई, फिर 1961 में हुई और फिर 1972 में हुई। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है फैक्ट्री एक्ट में, तो 4 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। और आपको ईयर भी याद रखने की किस किस ईयर में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। और इसको फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1951 भी बोलते हैं, जो पहले अमेंडमेंट हुई थी 1951 में हुई थी, ठीक है। जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो लेबर लॉज की कैटेगरी में आता है। अगर ऐसे आए क्वेश्चन कि किस कैटेगरी में आता है लेबर, जो फैक्ट्री एक्ट है वो लेबर लॉज जो है इंडिया में उनकी कैटेगरी में आता है। इसमें जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कानून है, और जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके सारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहें उसके लिए काम है ये, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए, और इसमें जो ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये सारी फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है। जो भी फैक्ट्री कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है जहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में, और ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे मोर देन 20 एम्प्लॉइज हैं उनके वहाँ पे अप्लाई होगा। जो 20 से कम है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे 20 से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉइज हैं। लेकिन चाइल्ड लेबर और इनको जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1956, इसको अगर चाइल्ड लेबर को जो रिपील करने वाला जो एक्ट है, अगर ऐसा आए क्वेश्चन तो वो कौन सा है? प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। अब देखो ये जो है ये आपके लीगल एस्पेक्ट है, ये लगा लो लो है एक तरह से, तो एक्ट्स हैं। और इन एक्ट्स को जो है हम समझाने से ज़्यादा आपको ये जो फैक्ट है वही याद रखने पड़ेंगे कि किस में क्या है, किस ईयर में हुआ था, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और वो फिर याद रखनी है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है फैक्ट्री एक्ट के? पहला तो यही है कि हेल्थ और सेफ्टी जो वर्कर्स की वो प्रोटेक्ट रहे फैक्ट्रीज में, जब वो काम कर रहे हैं इतनी डेंजरस जगह पे अगर वो काम कर रहे हैं मशीनों के बीच, तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी का कोई इशू ना हो। टू एंश्योर दैट फैक्ट्री अदेयर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज इन द फैक्ट्री, यानी कि जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज का मतलब वही होता है जैसे हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेज का मतलब कुछ भी अनएथिकल ना हो, अच्छे से फैक्ट्रीज में बिहेवियर जो है या जो काम करने के तरीके हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेज हों, ठीक है। टू प्रोवाइड फेयर एंड डिसेंट लाइवलीहुड फॉर ऑल वर्किंग क्लास पीपल, यानी कि सबको अच्छे से रहने की जगह मिले वहाँ पे फैक्ट्री में। अगर वो वहीं पे रहना, अगर उनको रात को वहीं पे रुकना होता है, वहीं पे वो लेबर क्लास है वहाँ पे, तो उनको भी अच्छी लाइवलीहुड फैसिलिटीज मिले वहाँ पे, ठीक है। सैनिटेशन वगैरह की अच्छी फैसिलिटी मिले। टू रिड्यूस एनी सोशल और इंडस्ट्रियल टेंशन, जो भी इंडस्ट्रियल टेंशन अगर क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्रियल टेंशन का मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उससे बचने के लिए भी, तो ये जो फैक्ट्री एक्ट है वो इन सबसे ही डील करता है कि हेल्थ सेफ्टी है वर्कर्स के लिए, उनके लिए अच्छी रहने की कंडीशंस हैं वहाँ पे, और अच्छी प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं फैक्ट्रीज में, और जो है कोई लड़ाई झगड़ा फैक्ट्रीज में ना हो, उसके लिए जो है ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये बनाया गया। अब इसके प्रोविजंस क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो यही कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करता है कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने जरूरी हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, वो बताता है। दूसरा, ये सारी फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जिसमें कि जैसे क्लोथिंग फैक्ट्री, नीटिंग होसरी एंड नीटवियर, क्लोथ फुटवियर इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, सॉरी, फिनिशिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, मतलब जो भी ये जिस तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, किसी भी तरह की फैक्ट्री है उसमें ये जो है वो अप्लाई होता है। बस वो है कि एम्प्लॉइज जो है उसमें मोर देन 20 एम्प्लॉइज अगर उसमें काम कर रहे हैं तो उन पर सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा, इस एक्ट में प्रोविजन है कि वर्किंग आवर्स के लिए प्रोविजंस, तो वर्किंग आवर्स के लिए प्रोविजंस किस एक्ट में है? अगर ये भी क्वेश्चन आए तो वो किस एक्ट में है? फैक्ट्री एक्ट में है, जिसमें कि 48 आवर्स वीक में ये 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना होना चाहिए एम्प्लॉइज़ को, और जो अगर ओवर टाइम भी है तो वो 9 आवर्स ए डे से ज़्यादा का टाइम उनका मिलके नहीं होना चाहिए अगर ओवर टाइम भी वो करते हैं तो। और इसके अलावा जो सबको मिला के टोटल कि एक हफ्ते में ये ओवर टाइम को मिला के भी और जो वर्किंग आवर्स थे उनको मिला के भी जो है ये 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका टाइम, तो ठीक है। तो इसलिए वर्क आवर्स कितने होने चाहिए? वो जो 8 आवर्स का जो वर्किंग डे जो है वो भी हमें फैक्ट्री एक्ट नहीं दिया कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ही कि कितने घंटे एक एम्प्लॉय से काम करवा सकता है कोई भी एम्प्लॉयर, तो वो वीक में 48 आवर्स तक करवा सकता है। ओवर टाइम जो है वो 9 आवर्स हो सकता है, और जो टोटल वीक में जितने आवर्स काम हो सकते हैं ओवर टाइम और दोनों को मिला के वो 60 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट आवर्स एंड वर्किंग टाइम इन ए फैक्ट्री, इसी को रेगुलेट करता है ताकि जो है ओवर बर्डन ना हो कोई। अब जैसे पैसों के लिए ही वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके काम कर रहा है एम्प्लॉई, तो उसको भी नुकसान हो सकता है इस वजह से। जो मशीनें हैं उनसे मतलब वो ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो उनको भी नुकसान हो, या उनको जो है उनका शोषण ना हो, ज़्यादा देर तक उनसे काम ना करवाया जाए। तो इस चीज़ को रेगुलेट जो है वो हमारा कौन सा एक्ट करता है? ये फैक्ट्री एक्ट ही करता है। तो इसमें यही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉइज़ के लिए क्या होने चाहिए फैक्ट्रीज में, ठीक है, और उनके वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, इसकी बात करता है फैक्ट्री एक्ट। इसके अलावा फिक्स पे रेट सिस्टम जो है उसको कि एक कुछ मिनिमम पे होनी चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को इतनी पे जो है वर्कर्स को एम्प्लॉइज़ को वो इतनी मिलेगी, एटलीस्ट मिनिमम वेज रेट जो है वो अप्लाई होती है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें वीकली हॉलीडे का भी प्रोविजन है कि वीकली हॉलीडेज भी जरूरी हैं, जैसे संडे की जो हॉलीडे होती है कि वो जरूरी है फैक्ट्रीज में, एक दिन की छुट्टी होना जरूरी है
फैक्ट्रीज में भी। और इन फर्दर मेक ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज और क्लीन पोर्टेबल वाटर सप्लाई फैक्ट्री में होनी चाहिए। यानी कि जो भी वो जो लिविंग कंडीशंस है जहाँ पे वो एम्प्लॉय रह रहे हैं, उनके रहने के लिए वो लाइवलीहुड अच्छी हो ना, यानी कि उनके पास सैनिटरी की फैसिलिटी, साफ सफाई हो, उनको पानी पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था हो फैक्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट एड बॉक्स है फैक्ट्रीज में वो भी एस्टेब्लिश होना चाहिए, हमेशा उनके पास रहना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने की या हाउस मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो यानी कि सेफ्टी की बात करता है जो फैक्ट्री एक्ट, सेफ्टी की बात करता है हमारी। और जो है वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए उनकी बात करता है, हॉलीडे की बात करता है, और फिक्स पे रेट की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आ सकते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, तो फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, पे रेट सिस्टम, फिक्स पे रेट सिस्टम इंक्लूड है, वीकली हॉलीडेज इंक्लूड है, वर्किंग आवर्स कितने होंगे ये इंक्लूड है, जो सैनिटरी फैसिलिटीज़ और क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ है वो इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी इंजरी के टाइम पे जरूरी है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन भी करनी है, याद भी रखनी है। इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है ये ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करता है। जो ट्रेड यूनियन हमने देखा कि कुछ एम्प्लॉयज इकट्ठे होकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सारे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो वो जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन को लीगल ऑर्गेनाइजेशन का जो दर्जा है वो कौन सा एक्ट देगा, वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 देगा। 1926 में ही जो ट्रेड यूनियंस को है वो लीगल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। तो उनकी जो अब, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय जो सिंगल एम्प्लॉय अगर अपना कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए आगे आवाज उठाएगा तो उसकी कोई नहीं सुनेंगे, लेकिन जब उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होगी, तो उसकी बात एम्प्लॉयर भी सुनेगा। अगर एम्प्लॉयर नहीं सुनता इन केस, तो वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है, जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं उनके पास जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो यूनियन बनाई गई। ठीक है, तो ये यूनियन जो जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ते हैं ना, तो इससे रिलेटेड जो है इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कैसे रही है इसकी हिस्ट्री, इंडिया में कैसी इसकी हिस्ट्री रही है, तो वो सबसे पहली ट्रेड यूनियन कौन सी बनी थी, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेनली आते हैं। तो हमने वही चीज़ें इसमें इंक्लूड किया। तो इसलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैसी रही है ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री इंडिया में। तो देखो, जो ट्रेड यूनियन का जो वो है इतिहास है कि ट्रेड यूनियंस बननी कब स्टार्ट हुई, कब वर्कर्स ने ऐसे सोचा कि भाई हाँ उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो वर्ल्ड वार वन जो था उसके बाद से स्टार्ट हुई, कि वर्ल्ड वार वन के बाद जब क्योंकि देखा कि एम्प्लॉयज़ को जैसे वर्ल्ड वार में, उसमें विश्व युद्ध में वो घसीटा जा रहा था, धक्के से लेके जाया जा रहा था, उनके कोई इंटरेस्ट की कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उनसे फैक्ट्रीज में भी उनसे ऐसे प्रोडक्शन करवाया जा रहा था दिन रात, तो उनका कोई इंटरेस्ट ध्यान नहीं रखा जा रहा था उस टाइम पे। तो तब उन्होंने जरूरत महसूस की कि वो अकेले अकेले अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी जरूरी है। तो इसीलिए उसके बाद से ही जो है ट्रेड यूनियंस बनना स्टार्ट हुई। इंडिया में जो है फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो है 1875 में जो है इसकी महसूस होने लगी कि हाँ इंडिया में कब से स्टार्ट हुई, जैसे 1875 से स्टार्ट हुई। और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो इनका है, वर्कर्स, सोशल वर्कर्स का, सरोज जी और जो ये लोखंडे इनका जो है वो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और इन्होंने ही जो है कौन सी ट्रेड यूनियंस बनाई थी, प्रिंटर यूनियन ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे पोस्टल यूनियन। ये जो आपको ये याद रखना है कि कौन सी ट्रेड यूनियन किस टाइम पे बनी थी। तो ये जो यूनियन ऑफ कलकत्ता है ये 1905 में बनी, बॉम्बे ऑफ पोस्टल यूनियन है ये 1907 में बनी, जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है ये इस एनएम लोखंडे ने ही बनवाई थी, इन्होंने ही बनवाई। ये 1890 में बनी, और इसको फर्स्ट लेबर एसोसिएशन, इंडिया में फर्स्ट लेबर एसोसिएशन यानी कि लेबर्स की एक एसोसिएशन, एक ग्रुप, सबसे पहले इसी को कंसीडर किया गया था 1890 में। तो सबसे पहले अगर लेबर एसोसिएशन की बात आई इंडिया की फर्स्ट लेबर एसोसिएशन की, तो वो तो कब बनी थी 1890 में। और जब फर्स्ट ट्रेड यूनियन की बात आई तो वो कब बनी थी 1918 में, और इसका क्या नाम था, मद्रास लेबर यूनियन। तो आपको ये याद रखनी है। देखो 1875 में तो ये इन्होंने ये जरूरत महसूस हुई, इंडिया में भी जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई, ट्रेड यूनियंस की मूवमेंट स्टार्ट हुई कि हाँ ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो वो वर्ल्ड वार वन के टाइम पे उन्होंने ऐसी चीजें स्टार्ट करनी शुरू की, और इंडिया में जो है 1875 में ऐसी जरूरत महसूस हुई। लेकिन पहली जो ट्रेड यूनियन नहीं बल्कि पहली जो लेबर एसोसिएशन, उस टाइम पे इसको लेबर एसोसिएशन बोला गया, तो वो कब बनी 1890 में। किसने बनाई, एनएम लोखंडे ने, और ये जो है इसका नाम क्या था, द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, ये 1890 में बनी, ये फर्स्ट लेबर एसोसिएशन थी इंडिया की। और जो दूसरी, या हम जिसको बोले फर्स्ट ट्रेड यूनियन, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन नहीं थी ना, ये लेबर एसोसिएशन थी। वैसे कुछ डिफरेंस नहीं होता, वैसी चीजें होती है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर हमें नाम से अगर ऐसे आए क्वेश्चन में कि लेबर एसोसिएशन फर्स्ट, तो वो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन है जो 1890 में बनी। और जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन है वो मद्रास लेबर यूनियन है जो कि 1918 में बनी। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और जो यूनियंस थी इनके भी अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, लेकिन ये जरूर रखना आपको याद कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन कौन सी थी, मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बनी जो।
ठीक है। और जो ये भी फर्स्ट लेबर एसोसिएशन 1890 में बनी, ये बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गुजरात में बनी, जो कि महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में बनी, इसका क्या नाम था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर्स एसोसिएशन इन गुजरात, ये 1920 में बनी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी की जो गाइडेंस में कौन सी ट्रेड यूनियन बनी थी, ऑप्शंस आए आपके, तो कौन सी बनी थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, जो कि 1920 में बनी थी। और इसी को जो है स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन ऑफ द कंट्री भी माना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने लीड किया इसको, तो वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, जो कि इन ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है, वो जो है कब एस्टेब्लिश हुई, 1919 में एस्टेब्लिश हुई, जिसका क्या नाम था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फुल फॉर्म भी आ सकती है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई, 1919 में, क्योंकि देखो जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO बोलते हैं, इस ये तो पहले से एस्टेब्लिश थी। अब इंडिया में इस जो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो वो इंडिया में इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किस ऑर्गेनाइजेशन की थी, इसकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम AITUC बोलते हैं, और ये 1919 में बनाई गई, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म भी AITUC, 1919 में बनी थी ये, ठीक है। अब जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, वो क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आते हैं, तो ये जो है, ये ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशन बनवाते हैं। ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशन का दर्जा जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट देता है। इट लेड डाउन द कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, की ट्रेड यूनियंस में जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसे रेगुलेट होंगी, किस टाइम पे जो है ट्रेड यूनियंस, किन किन मैटर्स में ट्रेड यूनियंस जो है वो अपना हस्तक्षेप कर सकती हैं, किन में नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें। इट सिक्योर सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ लेजिटिमेट एक्टिविटीज़, बट आल्सो पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। देखो इसका क्या मतलब है कि देखो उन जो भी क्रिमिनल और जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे सिक्योर करना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से ट्रेड यूनियंस को, ये भी काम है ट्रेड यूनियन एक्ट का। और इसमें जो है पॉलिटिक्स, वैसे तो पॉलिटिक्स होती है ट्रेड यूनियंस में, क्योंकि वो जो है चुन के अपना एक नेता बनाते हैं, क्योंकि जो सारे एम्प्लॉई हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें जो लीडर होगा वो लीडर ये सारे ही चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे इसको, तो वो इलेक्शन से ही होगा। तो इसमें वैसे तो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा ना जाएं ट्रेड यूनियंस, जबकि वो एम्प्लॉय के, क्योंकि वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में ही काम करें, वो पॉलिटिकल ना हो, अपना पॉलिटिकल पावर ना बने अपने आप में। तो उस चीज़ के लिए जो है उसको भी रेगुलेट जो है वो कौन करता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट में इससे रिलेटेड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पहली ट्रेड यूनियन कौन सी थी, कैसे आया इंडिया में, ये सारी चीज़ें आपको वो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन नाम से ही क्लियर है, कंपनसेशन से डील करता है। अब कंपनसेशन क्या होता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अगर कुछ इंजरी हो जाती है, तो ऐसे केस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे टाइम में उनको कंपनसेट करना, उनको पैसे मिलना एम्प्लॉयर से, तो उन सब चीज़ों को जो है रेगुलेट करता है ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया ताकि जो एम्प्लॉय है वो इंजरी के टाइम पे जो है तो उनको जो कंपनसेशन मिलना है वो मिल सके, तो वो सारी रेगुलेट करता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। जो ये एक्ट है ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1924। इसको बोला तो जाता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, लेकिन ये जो है फोर्स में कब आया, यानी कि अप्लाई कब से होना स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 1924 से। आपको ये भी याद रखना, ये भी याद रखना कि 1 जुलाई को कैसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको जो है डेट वाइज ही पूछ लिया जाता है, आपको ये डे भी याद रखना है इसलिए, ठीक है। तो 1 जुलाई 1924 को जो है ये इंप्लीमेंट हुआ। द एक्ट आल्सो पुट प्लेस अमाउंट दैट इज टू बी पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ इंजरी, यानी कि इसमें ये भी मेंशन है कि कितनी अमाउंट किस इंजरी के टाइम पे पे करनी है, वो सारी चीजें अमाउंट से भी डील करता है। ये नहीं कि भाई हाँ कंपनसेशन देना है, कंपनसेशन देना, इस चीज को तो रेगुलेट करता है कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए किस इंजरी के टाइम पे, यानी कि इंटेंसिटी का वही मतलब होगा कि कितनी इंजरी हुई है, अगर ज्यादा इंजरी हुई है तो कितने पैसे मिलेंगे, कम हुई है तो कितने मिलेंगे, डेथ हुई है अगर तो डेथ के केस में कितने मिलेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें रेगुलेट करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जो ये सारी जगह अप्लाई होता है इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी हर जगह अप्लाई होता है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई फॉर द एरियाज विच कवर अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जहाँ पे ये इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाई होता है, वहाँ पे फिर ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बाकी हर जगह अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, सिर्फ जहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जहाँ पे अप्लाई हो जाता है वहाँ भी ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की जगह पे कौन सा एक्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है या होता है, तो वो कौन सा होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948,
ठीक है। द एक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर इंडिया, ऑल वर्कमैन्स, कैजुअल वर्कर्स इन फैक्ट्री, प्लांटेशन, माइंस, ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी तरह की इंडस्ट्री और रेलवेज में भी, शिप, सर्कस, कंस्ट्रक्शन वर्क, सब में अप्लाई होता है ये, ठीक है। और कहाँ पे अप्लाई जो नहीं होता, इसमें नहीं होता है, आर्म फोर्सेस में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो और जो ये जो मेंशन किए गए हैं ना ये कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कि जैसे देखो इन फैक्ट्रीज में भी होता है, प्लांटेशन की जो है, माइंस में भी अप्लाई होता है, ट्रांसपोर्टेशन की है, रेलवे में, शिप्स में, सब जगह अप्लाई होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन की गई हैं, ये शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट में मेंशन की गई हैं। अगर मान लो बाई चांस भी आ जाए कि किस में मेंशन किया गया है, क्योंकि इसमें जो ये शेड्यूल 2 इंपॉर्टेंट था थोड़ा, इसीलिए मैंने इसमें डाला है। क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ये पढ़ा जब ये एक्ट, तो इसमें शेड्यूल 2 से रिलेटेड ही चीज़ें थी कि शेड्यूल 2 में ये चीज़ें आती है, तो शेड्यूल 2 में ये सारी चीज़ें आती है, फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है, प्लांटेशन पे, माइंस पे, रेलवेज पे, सब पे अप्लाई होता है। और फार्मिंग में भी अप्लाई होता है, जहाँ पे फार्मिंग बाय ट्रैक्टर्स और इनके थ्रू की जाती है, वहाँ पे वर्कर्स जो काम करते हैं अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है तो उस केस में भी जो कंपनसेशन जो है वो देना पड़ता है। सिर्फ आर्मी में अप्लाई नहीं होता, रेलवेज में भी होता है अप्लाई, आर्मी में नहीं होता है सिर्फ अप्लाई। और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, बस जहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई हो जाता है तो वहाँ पे फिर ये नहीं होता। अब देखो इसमें एम्प्लॉयर की क्या लाइबिलिटीज बनती हैं इस एक्ट में, क्योंकि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको अगर किसी भी काम करते टाइम किसी भी वर्कर को कोई इंजरी हो जाती है या वर्कर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयर को उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। और वो कंपनसेशन जो है वो कैसे देना पड़ेगा, देखो अब उसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई होगी कि कहाँ पे जो है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जब कोई भी कैजुअल कनेक्शन हो इंजरी का काम से रिलेटेड, यानी कि काम करते टाइम ही वो एक्सीडेंट हुआ है और उसी टाइम पे जो है वो इंजरी हुई है, तभी जो है वो अप्लाई होगा। ये होना चाहिए कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में आता है उसका कि वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे वो एम्प्लॉय है और उसी टाइम पे उसको ये इंजरी हुई है, तो तब अप्लाई होगा, ठीक है। कोई भी अगर वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द कजिंग पर्सनल इंजरी, यानी कि काम से ही जो वो काम कर रहा था ना, उसी काम की वजह से ही, वो काम ही एक रीजन है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वही काम रीजन है कि उसकी वो इंजरी हुई है, यानी कि उसको डेली जो काम करना होता है एम्प्लॉय को फैक्ट्री में जाके या कहीं पे भी जाके, तो उसी काम करते टाइम अगर उसको इंजरी हुई है ना तब होगा। बस इसी को अलग अलग नाम से इन्होंने नोट कर रखा, बस आपको यही याद रखना है कि वो जो तभी अप्लाई होगा जब वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड और उस टाइम पे उसको वो जो है इंजरी हुई है तब, ठीक है। और कहाँ पे जब अप्लाई नहीं होता, एम्प्लॉयर नॉट लाइबल फॉर विच, यानी कि कब जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं होगा ये कंपनसेशन देने के, कब उसको नहीं देना पड़ेगा कंपनसेशन, ऐसे टाइम पे जब जो है इंजरी जो है वो 3 दिन में ही ठीक हो गई हो, ऐसा अगर चीज़ होगी, यानी कि वो जो इंजरी है वो 3 से ज़्यादा दिन चली ही नहीं, वो ठीक होगी 3 दिन में, तब भी उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। इसके अलावा इंजरी दैट डज नॉट रिजल्ट परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट इन इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और ड्रिंक, देखो सिर्फ डेथ नहीं हुई उस एम्प्लॉय की या डिसेबिलिटी नहीं हुई, यानी कि वो टोटल डिसेबिलिटी नहीं हुई उस एम्प्लॉय की इस केस में, लेकिन वो भी किस केस में, जब उसने ड्रग्स और ड्रिंक कर रखी हो, अगर उसने कोई ड्रग ले रखा है, ड्रिंक कर रखी है, ऐसे में वो काम कर रहा था और फिर उसको चोट लगी है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अगर उसने ड्रग लेके या ड्रिंक करके काम कर रहा था और उसकी डेथ हो जाती है वो काम करते टाइम, तब तो एम्प्लॉयर लाइबल है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पूरी तरह से बेसहारा हो जाता है, पूरी तरह से टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है उसकी या डेथ हो जाती है, तो इन दोनों केसेस में जो है एम्प्लॉयर लाइबल है, चाहे उसने ड्रिंक कर रखी हो एम्प्लॉय ने। लेकिन अगर वैसे चोट लगी है, उसकी डेथ नहीं हुई या वो पूरी तरह से जो है डिसेबल नहीं हुआ और उसने शराब पी के या फिर ड्रग लेके जो है काम कर रहा था वो, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा जो कि क्या केस है कि उस द एक्सीडेंट विल जो हुआ है वो एक्सीडेंट वो ऐसे केस में हुआ जब उसने जानबूझ के एम्प्लॉय ने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, अपनी मर्जी से जानबूझ के, जैसे कि कहीं पे हेलमेट पहन के कोई काम करना था, उसने वो हेलमेट पहन के नहीं किया और इस वजह से उसके सिर पे चोट लगी, तो ऐसे केस में जो है वो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय की गलती हो जाती है। ऐसे इसमें जब उसने ड्रग्स लिए, ड्रिंक लिए, तो एम्प्लॉय की गलती होगी, तो ऐसे केस में भी लाइबल नहीं होगा। और जब वो जो इंजरी थी या जो वो उसको चोट लगी वो चोट 3 दिन में अगर ठीक होगी तो भी एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल नहीं होगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने आ सकता है कि किस केस में जो है एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है, तो इन 3 केसेस में लाइबल नहीं है। बाकी किसी भी केस में कि वो काम करते टाइम उसके कैसे भी चोट लगी हो, वो एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं वैसे मैक्सिमम जो पेपर्स में, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर किसी का सब्जेक्ट हो और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मैक्सिमम इसी एक्ट में से आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से। इसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाई झगड़े इंडस्ट्रीज में लड़ाई झगड़े होंगे, किसके बीच होंगे, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, आपस में, ट्रेड यूनियंस का एम्प्लॉयर के साथ। तो ऐसे केस में जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है अप्लाई होता है उनको, उनका वो झगड़ा जो है वो सुलझाने के लिए, ठीक है। तो ये इंडियन लेबर लॉज को रेगुलेट करता है, ट्रेड यूनियंस को भी रेगुलेट करता है कि ट्रेड यूनियंस एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री, यानी कि चाहे सिंगल एम्प्लॉय हो या फिर एक ट्रेड यूनियन का पूरा झगड़ा हो, सबके मैटर्स को ये सोल्व करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। और ये जो है लास्ट लेजिस्लेटिव एक्ट था जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले पास किया गया था,
क्योंकि 1947 में ही पास किया गया था, इसके बाद तो इंडिपेंडेंसी मिल गई थी, तो इसीलिए जो है ये लास्ट लेजिस्लेटिव एक्ट है, अगर लास्ट लेजिस्लेटिव एक्ट है जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले पास किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए बाई चांस तो ये, क्योंकि 1947 में था तो ये सीधा सा लॉजिक भी बनता है कि उसके बाद फिर और कोई एक्ट पास नहीं किया गया होगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देखो, इस कि ये सपोर्ट करता है सिक्योर और गुड रिलेशनशिप हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है। जो भी काम करने वाली सुटेबल मशीनरीज फॉर इक्विटेबल एंड पीसफुल सेटलमेंट, यानी कि ये इसमें क्या मतलब है कि जो भी जैसे अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो अच्छे से काम करती रहें, उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए है। कोई भी इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स जो होते हैं उनको रोकने के लिए है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज में झगड़ा होगा आपस में एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर के बीच में, तो एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे, है ना। और वो स्ट्राइक्स, कुछ स्ट्राइक्स तो चलो लीगल होती हैं कि भाई वो अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उनको स्ट्राइक करनी पड़ती हैं, लेकिन इलीगल स्ट्राइक्स ना करके बैठे वो इसके लिए, क्योंकि देखो कई बार जैसे ये होता है ना कि डॉक्टर्स लोग भी जो है वो स्ट्राइक कर लेते हैं, तो वो डॉक्टर स्ट्राइक कर लेते हैं, तो ऐसे केस में जो मरीज हैं उनको वो चीज़ उनका बियर करनी पड़ती है, वो चीज़ उनको सामना करना पड़ता है उनका। तो ऐसी चीज, ऐसी स्ट्राइक्स को रोकने के लिए जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया, ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, तो उनका असर जो है और जो पब्लिक के ऊपर ना पड़े, उनके कस्टमर्स के ऊपर ना पड़े, अब जैसे हॉस्पिटल्स के केस में मरीजों के ऊपर उसका असर ना पड़े, ठीक है। टू अफोर्ड रिलीफ टू वर्कर्स अगेंस्ट ले ऑफ रिट्रेंचमेंट, अगर किसी को वर्कर्स को की छटनी कर देते हैं, जैसे रिट्रेचमेंट को छटनी बोलते हैं, या उनको निकाल दिया जाता है काम से, तो ऐसे केस में उनको जो है वो देने के लिए, कंपनसेशन देने के दिलवाने के लिए, या ऐसे केस में को सॉर्ट आउट करने के लिए कि उनको निकाला गया है तो वो पूरा लॉफुली निकाला गया नहीं निकाला गया, उनको उनका कंपनसेशन, उनको जो उनको वेज मिलनी थी वो मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करने के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में बार्गेनिंग करते हैं कि उनको कितनी वेज मिलनी चाहिए या फिर उनको कितना टाइम तक वो काम कर सकते हैं, यानी कि उनके बीच में जो भी मैटर्स हैं उनके लिए वो बार्गेनिंग करते हैं आपस में। बार्गेनिंग तो आप समझते हो, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम पैसे वो उसके प्राइस के लिए बार्गेनिंग करते हैं कि भाई प्राइस कम लगा, जैसे कस्टमर बोलता है कि कम लगा, वो दुकानदार ज़्यादा लेता है उसका, तो वो बार्गेनिंग करके आपस में एक फिक्स रेट पे आ जाते हैं। तो वैसे ही जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस के मैटर्स के लिए आपस में करते हैं कि भाई एम्प्लॉई ज़्यादा लेना चाहता है, एम्प्लॉयर कम देना चाहता है, तो वो उस केस में उनके बीच में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर होगी तो एम्प्लॉई का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहेगा, एम्प्लॉयर का भी, दोनों की चलेगी मतलब, तो इसको प्रमोट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो है। और टू प्रमोट द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की जो काम करने की कंडीशंस हैं वो अच्छी हों उसके लिए, एंड टू अवॉइड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इसके लिए भी है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना हो, उनको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। नेक्स्ट जो है वो है अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की, कहाँ अप्लाई होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सभी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता है जहाँ पे कोई भी बिजनेस, कॉमर्स या प्रोडक्शन से रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज के, सबके ही केस में, गुड्स के केस में भी और सर्विसेज के केस में भी, जहाँ पे भी कोई बिजनेस हो रहा है, कॉमर्स हो रही है, कॉमर्स हम समझते हैं कि ट्रेड से जिस रिलेटेड होता है वो, और प्रोडक्शन जहाँ पे भी हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उन हर जगह पे जो है, हर इंडस्ट्री में जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। द एक्ट अप्लाई एवरीवन हायर्ड इन एन इंस्टीट्यूशन और हायर्ड रिवार्ड इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अप्रेंटिस, पार्ट टाइम वर्कर्स, सबके ऊपर अप्लाई होता है, ये नहीं कि फुल टाइम वर्कर्स पे ही, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके ऊपर भी, जो अप्रेंटिस हैं उनके ऊपर भी, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी, चाहे वो क्लैरिकल हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड वर्कर्स हो, टेक्निकल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी वर्क, कोई सा भी काम हो, सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अप्लाई कहाँ नहीं होता है ये याद रखना में, तो कहाँ अप्लाई नहीं होता है, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, इनमें जो है ये अप्लाई नहीं होता। जैसे हमने पिछले वाला जो एक्ट था वो भी देखा था कंपनसेशन वाला, वो भी जो है आर्मी में अप्लाई नहीं होता, वैसे ही जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी जो है वो आर्मी में अप्लाई नहीं होता, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब देखो ये कहाँ पे इंडिया की किस किस स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखो अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है, लेकिन कंपनसेशन वाला जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रहा था, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्टेट्स में अप्लाई हो रहा है, कौन सा और कौन सी में कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। इट फेवर आर्बिट्रेशन ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। देखो आर्बिट्रेशन का वही मतलब होता है कि आपस में एक बिचौलिया आप उन झगड़ा सुलझा दे, तो वो आर्बिट्रेशन का काम। तो अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होगा तो एम्प्लॉयर और वर्कर्स जो है उनके बीच में कोई झगड़ा हो रहा होगा तो वो उसको सुलझाने का काम करते हैं। इट अफोर्ड सेटिंग अप वर्क कमिटमेंट एज मशीनरी फॉर म्यूचुअल डिस्कशन एंड एम्प्लॉइज टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि ये अच्छे से, वो मशीनरी का मतलब है यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन की मशीनरी, वो अच्छे से काम करती रहे, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। द एक्ट पेव वे क्रिएट परमानेंट कंसिलेशन ऑफ मशीनरी एट वेरियस स्टेज हैविंग डिफिनिट टाइम लिमिट्स एंड कंसिलेशन आर्बिट्रेशन। ये वही है कि आप जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको किस टाइम पे, टाइम लिमिट के साथ सॉर्ट आउट करना, उनको टाइमली मैनर में, वो सारी काम करता है, ठीक है।
और जो एडजंक्शन पार्ट है, यानी कि जो आपस में उनके लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। आगे हम देखें भी कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं इसमें, जैसे लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। ये पार्टीज जो हैं इससे रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, जो अब हम देखेंगे भी। देखो इसमें 3 टायर सिस्टम जो है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में काम करता है। 3 टायर सिस्टम, जिसमें लेबर कोर्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ये तीनों जो है सोल्व करने के लिए, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए पहले लेबर कोर्ट में जैसे कोई बात जाती है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाती है और नेशनल ट्रिब्यूनल में जाती है। ये जो तीनों जो बॉडी हैं, ये 3 टायर सिस्टम इसको हम बोलते हैं। अगर ऐसे आ जाए कि 3 टायर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो वो है लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, ये तीनों ही हैं, और इनको हम एजुकेटिंग बॉडीज या एजुकेटिंग अथॉरिटीज, एडजर्निंग अथॉरिटीज, ये सारी इनको बोलते हैं हम। ये तीनों को, लेबर कोर्ट को, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को और नेशनल ट्रिब्यूनल को। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें और भी अथॉरिटीज़ इंक्लूड हैं, जिसमें कि ये सारी आती हैं: वर्कर्स कमेटी, कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। और जो हायरार्की है कि कैसे कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो सोल्व होगा, वो इस हायरार्की के थ्रू ही होगा। कि सबसे पहले जो है वर्कर्स की कमेटी में जाएगी कोई भी बात होगी तो, ठीक है, वो अगर वहां तक अगर सुलझ गई कोई बात तो ठीक है, अगर वहां नहीं सुलझी तो फिर वो कंसिलेशन ऑफिसर्स के पास जाएगी। ठीक है, इसके पास भी अगर नहीं सुलझी तो ये कंसिलेशन बोर्ड के पास जाएगी। इसके बाद फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास जाएगी, वो बात अगर नहीं सुलझी तो फिर वो लेबर कोर्ट में जाएगी। लेबर कोर्ट के बाद वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगी, यानी कि इंडस्ट्रीज का खुद का जो ट्रिब्यूनल बना होता है, ट्रिब्यूनल को कोर्ट ही बोलते हैं एक तरह से, वहां पे जाएगी। और उसके बाद जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल्स में जाएगी, जो कि बनाए हुए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हायरार्की भी आपसे पूछ सकते हैं कि इनको हायरार्की में लगाओ कि कौन से कैसे सोल्व होगा कोई भी मैटर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ भी था प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो हायरार्की है सोल्व करने की वो कौन सी है, तो वो ये हायरार्की है। ठीक है, इन्हीं की जो डिटेल है वो भी इसमें गिवन है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं कि वर्कर्स कमेटी में क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या काम करता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी हायरार्की, उनके नाम याद रखने जरूरी है। ऊपर वाले में ये 3 टायर सिस्टम में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, इनमें से वो याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, या पढ़ सकते हो इजीली, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ये इसमें मैंने इंग्लिश लिखा है, बाकी आपको दोनों में मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेटरी बॉडी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो एजुकेटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हमारा एक्ट है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट क्या कहता है? देखो, कंपनसेशन और वेज एक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनसेशन एक्ट क्या कह रहा था कि कोई इंजरी हो जाती है, इनकेस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो उस केस में जो है वो कंपनसेशन एक्ट अप्लाई होता था। लेकिन जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है वो क्या है कि वेज ही जो वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उसके बदले उनको जो मिलेगा रेमुनरेशन वेज, वो कैसे मिलेगी, उससे डील करता है हमारा पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। 28 मार्च 1937 को ये जो है लागू हुआ, फोर्स में आया। 28 मार्च 1937 आपको याद रखना है। इसमें जो है हमें 3 चीज़ें दी गई है: मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। हम देखेंगे इनका क्या मतलब होता है। और जो ये है पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया। 28 मार्च को जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो इन 3 टाइप के वेजेस का क्या मतलब है, देखो, मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। देखो, मिनिमम वेज में क्या आएगा कि जो वेज, जो पैसा उनको अपनी जो लाइवलीहुड के लिए, बेसिक लाइवलीहुड के लिए जो जरूरी है, जैसे कि फूड्स जरूरी है, शेल्टर जरूरी है और क्लोथिंग जरूरी है, तो इन ये कवर हो जाए, जिसमें इतनी वेज तो उनको कम से कम मिलनी चाहिए वर्कर्स को, तो इसको बोलते हैं हम मिनिमम वेज। कि इससे कम नहीं मिलनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती किसी की भी वेज, तो उसको हम मिनिमम वेज बोलते हैं। चाहे वो कोई भी किसी भी क्लास में काम करने वाला लेबर क्लास हो, चाहे बेसिक से कौन सी भी क्लास में काम करने वाला बंदा हो, उसको मिनिमम वेज तो मिलनी ही चाहिए। वो मिनिमम वेज जो है, और अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि मिनिमम वेज का जो प्रोविजन है वो कौन से वाले एक्ट में है, तो वो आपको याद रखना है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में है। ठीक है, और जो फिक्स रेट का हमने देखा था ना, वो फैक्ट्री वाले में था। फिक्स रेट, फिक्स पे रेट में होना चाहिए वो, अगर हमने वो आपको याद हो तो। अभी हमने जो पीछे फैक्ट्री एक्ट किया उसमें था, लेकिन मिनिमम वेज का जो है वो किस में है, वो अपना वेज एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में है। ठीक है, तो मिनिमम वेज क्या होगी कि जो बेसिक नीड्स जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो वेज जरूरी है उसके इक्वल, और ये होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। इसके अलावा लिविंग वेज, देखो लिविंग वेज क्या है कि जो बेसिक नीड के अलावा कुछ और ज़रूरतें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए जो और ज़रूरतें हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सबको भी पूरा कर दे जो, वो उतनी वेज देना, वो लिविंग वेज होगी। और ये क्या होगा, मिनिमम इनकम, जो कि बेसिक के बाद जो और ज़रूरी है उसको हम लिविंग वेज बोलेंगे, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वेज आ जाएंगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है फेयर वेज। अब देखो, फेयर वेज क्या होती है, जो ये लिविंग वेज है और ये है इन दोनों का एवरेज, वो फेयर वेज होगा। तो इसलिए कि फेयर वेज देना
जैसे एम्प्लॉई को, तो वो फेयर वेज जो है वो क्या होती है, मिनिमम और लिविंग दोनों की एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मिनिमम होगी कुछ प्लस में लिविंग होगी और उसके डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो तरह की होगी ना, जैसे मिनिमम मान लो 1000 है और फेयर वेज मान लो 500 है, तो अगर हम जब इनकी एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1500 डिवाइड बाई 2 तो 750, यानी कि 750 जो है वो हमारी फेयर वेज आ गई। ठीक है, तो वो फेयर वेज क्या होती है, इन दोनों का मीन होता है, मीन का मतलब एवरेज होती है। ठीक है, अब जो ये एक्ट है वो सब पे अप्लाई होता है, लेकिन कौन से एम्प्लॉय पे अप्लाई नहीं होता, जिनकी वेज जो है वो 24,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा हो, उन पे अप्लाई नहीं होता। द एम्प्लॉय पर्सन हुज वेज डज नॉट एक्सीड 24,000, उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि 24,000 से ज़्यादा होगा तो ये वेज एक्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए अलग अलग एक्ट होंगे फिर, जिनकी 24,000 से ज़्यादा है। जो 24,000 से कम, जिनकी पर मंथ 24,000 से कम जिनकी इनकम है ना, उनके ऊपर अप्लाई होता है ये वेज एक्ट। और इसमें जो वेज पीरियड है वो भी 1 मंथ का ही होना चाहिए, कि मंथली उनको पेमेंट मिलती है, यानी कि, और वो मंथली पेमेंट 24,000 तक की है ना अगर, तो वो वेज एक्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, मिनिमम वेज की चीज़ें ये याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने करवाए हैं, और इतना ज़्यादा डीप में आपके इतने सारे एक्ट हैं, इनमें से ही क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे आपके, पक्का चांसेस ऐसे ही है। अगर आपको फिर भी कोई इंडस्ट्रियल एक्ट की अगर कोई और बुक मिलती है तो आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कई बार कि मैम यही सफिशिएंट है या हम इसके अलावा कुछ और करें, आप करो। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास मैटर अवेलेबल है तो आप करो। ये चीज़ें तो एक ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इनको तो आपने करना ही है, हम आपको इतना ही दे सकते हैं तो हम इतना तो दे रहे हैं, तो ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो वो आपकी अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हो। आपके पास कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से की बुक है जिसमें ये एक्ट और गिवन है डिटेल में, तो आप उनको डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ना तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे जो आज की इस वीडियो में हमने किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।